अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9 क्लास चैप्टर नंबर 5 लेसन नंबर 48 में आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। साथ हम 4 स्लाइड में बात करेंगे और साथ में चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे जी आज हम इंशाल्लाह। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम डेफिनेशन देखते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आता है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या फिर आता है व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। लॉर्ड कैल्विन एक साइंटिस्ट था जी, लॉर्ड कैल्विन, इसने एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को इंट्रोड्यूस करवाया और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को ही कैल्विन स्केल भी कहते हैं क्योंकि इससे कैल्विन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, लिहाजा एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को उसने अपने स्केल में नाम दे दिया कैल्विन स्केल। माय डियर स्टूडेंट, जो कैल्विन स्केल होती है, कैल्विन स्केल के अंदर जो उसका स्टार्टिंग टेम्परेचर होता है वो 0 केल्विन होता है या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस स्केल होता है। यानी कि जब टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो उस टेम्परेचर क्या कहते हैं 0 केल्विन। और माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होती है या 0 केल्विन से स्टार्ट होती है और इस 0 केल्विन टेम्परेचर क्या कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है जी। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बात देखिए, एब्सोल्यूट जीरो की आपको डेफिनेशन करवाता हूँ जी। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो क्या है जी? इट इज द टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव जीरो वॉल्यूम। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एक आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है उस टेम्परेचर क्या कहेंगे जी? एब्सोल्यूट जीरो कहेंगे। माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है तो 273 केल्विन किसके इक्वल हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन लीजिए जी, देखिए ये मैंने दोनों स्केल ड्रा करके दिखाए हैं आपको। अगर टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस होगा तो केल्विन में कितना होगा जी? 0 केल्विन। इसका एक सिंपल सोल्यूशन भी है जी, मैं आपको कन्वर्जन बता के 2 फार्मूले बताता हूँ भी। पहले आप ये देख लीजिएगा, टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस होगा तो केल्विन में कितना होगा? 73 केल्विन। अगर टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस होगा तो केल्विन में कितना होगा? 173 केल्विन। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो केल्विन में कितना होगा? 273 केल्विन। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और केल्विन स्केल को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए 2 फार्मूले लर्न कर लीजिएगा जी। अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है जी, अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन के अंदर फाइंड करना चाहते हैं जबकि आपको जो वैल्यू गिवन है वो सेल्सियस के अंदर दी हुई है, तो गिवन वैल्यू ऑफ सेल्सियस के अंदर 273 ऐड कर दीजिए, केल्विन की वैल्यू खुद निकल आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए जी, -273 सेल्सियस में वैल्यू है तो -273 में +273 करेंगे तो आंसर 0 केल्विन हो जाएगा जी। ऐसे ही 200 सेल्सियस में जब 200 सेल्सियस में जब आप 273 -200 सेल्सियस लिखा हुआ ना, -200 सेल्सियस, अगर यहाँ पे -200 सेल्सियस में +273 सेल्सियस करेंगे तो बाकी वैल्यू आ जाएगी 73। ऐसे अगर -100 के अंदर आप +273 करेंगे, -100 सेल्सियस की वैल्यू आप पुट करके +273 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 173 केल्विन। अगर 0 डिग्री सेल्सियस वैल्यू पुट करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस +273 तो 273 + 0 आंसर आ जाएगा 273 केल्विन। और अगर माय डियर स्टूडेंट आपका रिवर्स करना चाहते हैं, अगर आपको वैल्यू जो है वो केल्विन में दी हुई है और आप केल्विन वाली वैल्यू को सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप गिवन वैल्यू में जो केल्विन में दी हुई है उस वैल्यू में 273 के नंबर को माइनस कर दीजिए तो आंसर आपका सेल्सियस में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आ जाइए, अगर केल्विन की वैल्यू 273 है तो -273 कीजिए, आंसर 0 सेल्सियस आ जाएगा। अगर 173 केल्विन है उसे -273 कीजिए तो आंसर -100 सेल्सियस आ जाएगा। अगर 73 केल्विन वैल्यू दी है और -273 कीजिए, आंसर -200 आ जाएगा। और अगर सेल्सियस वैल्यू -273, अगर केल्विन की वैल्यू 0 केल्विन दी हुई है तो 0 केल्विन में -273 कीजिए तो -273 में से जब आप 0 केल्विन निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा -273 सेल्सियस। ठीक है जी। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स आप ये 2 फार्मूले भी लर्न कर लेंगे, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए और केल्विन वाले टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, ये फार्मूले अप्लाई करते हैं। याद रखिएगा
केल्विन के ऊपर डिग्री का साइन नहीं आता। ये जो मैं ऊपर छोटा सा नोट लिखता हूँ इसे डिग्री कहते हैं जी। 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस, -270 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब एक केल्विन में डिग्री का साइन यूज नहीं करते। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम चार्ल्स लॉ के बारे में बात करते हैं जी। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए टॉपिक पढ़ के आते हैं जी, व्हाट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है जी? चार्ल्स लॉ में है, चार्ल्स लॉ में रिलेशनशिप स्टडी करता था वॉल्यूम और टेम्परेचर का, कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ये दोनों वेरिएबल थे, जबकि गैस का प्रेशर और मास ऑफ द गैस ये दो क्या थे? कांस्टेंट थे। 1787 में जे चार्ल्स ने अपना लॉ पेश किया था जी, चार्ल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो वॉल्यूम होता है गिवन मास ऑफ गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट 0 के, लेकिन कंडीशन ये है जी प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट। तो देखिए जी, वॉल्यूम ये मास कांस्टेंट हो गया जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके जी? एब्सोल्यूट 0 यानी कि टेम्परेचर के। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के। देखिए वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके जी? टेम्परेचर के। सिंबल यूज कर दिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन खत्म करके कांस्टेंट लगाया, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करके क्या लगा लिया? कांस्टेंट लगा लिया। इसके कहते हैं जी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसके क्या कहते हैं जी? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो टी मल्टीपल हो जाएगा, जाके टी डिवाइड हो जाएगा। अब मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करके दिखाता हूँ जी। देखिए अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। इस बात को हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर लेते हैं। अगर हम कहें कि हमारे पास एक गैस है जो कि इनक्लोज की हुई है इन अ फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन कहते हैं कि ऐसा पिस्टन जिसके अंदर फ्रिक्शन 0 हो, ठीक है जी। तो इस वक्त हमने कंडीशन है जी, प्रेशर दोनों डायग्राम में कांस्टेंट है जी, जितना प्रेशर इधर है उतने प्रेशर इधर है, प्रेशर कांस्टेंट कर लिया। नंबर ऑफ मास कांस्टेंट जी, 5 मॉलिक्यूल इधर है, 5 मॉलिक्यूल गैस के इधर है, मास भी कांस्टेंट हो गया। जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था तो उस वक्त वॉल्यूम 50 क्यूबिक सेंटीमीटर था। जब आपने इसको हीट किया, टेम्परेचर 25 से इंक्रीज करके 50 कर लिया, तो वॉल्यूम देखिए वो 50 से इंक्रीज होके 100 हो गया है। तो पता चला कि टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट, आइए अब हम देखिए V1/T1 इज इक्वल टू K और इसलिए करेंगे V2/T2 इज इक्वल टू K। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए जी। देखिए लिहाजा जब ये दोनों K के इक्वल हैं तो आपस में इक्वल वैल्यू हो जाएंगी जी। तो चेक कर लेते हैं इसको। V1 की वैल्यू पुट करेंगे जी 50 और T1 की वैल्यू पुट करेंगे 25, आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पे आ जाएगी V2 की वैल्यू पुट करेंगे 100 और T2 की वैल्यू पुट कर देंगे 50, तो आंसर आ जाएगा 2। दोनों आंसर इक्वल हो गए, लिहाजा बॉयल लॉ क्या हो गया? प्रूव हो गया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया कि इफ टेम्परेचर इंक्रीज वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। लॉ प्रूव हो गया ये हमारा, ठीक है। और ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के कांस्टेंट होती हैं, ये भी प्रूव हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम क्या करते हैं जी, चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप एंड पीरियड इन द पीरियड टेबल। बहुत डिटेल्स में आपको क्वेश्चन पढ़ाया था ये वाला, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट है तो इसलिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिया इसका। वर्टिकल कॉलम इन द पीरियड टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। देयर आर 18 ग्रुप्स। अ ग्रुप हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। जो वर्टिकल कॉलम होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपके वर्टिकल कॉलम होते हैं पीरियड टेबल के अंदर, उन्हें ग्रुप्स कहते हैं। ग्रुप्स की तादाद टोटल 18 होती है और ग्रुप जो होता है सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं जी? सेम होती हैं। पीरियड भी रिवर्स कर देंगे। पीरियड क्या होता है जी? हॉरिजॉन्टल रोज होती है पीरियड टेबल के अंदर, उन्हें पीरियड्स कहते हैं। और देयर आर टोटल 7 पीरियड्स, टोटल 7 पीरियड्स हैं। और अब पीरियड हैज़ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। पीरियड की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इन्हें पीरियड्स कहते हैं, और ये जो आपके वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इन्हें माय डियर स्टूडेंट्स ग्रुप्स कहते हैं। ओके जी। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जी। व्हाई एंड हाउ
एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में एलिमेंट्स को क्यों और कैसे अरेंज करते हैं? आंसर जी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन है जी, फोर्थ पीरियड जो होता है इसे लॉन्ग पीरियड कहते हैं। फोर्थ पीरियड में फोर्थ शेल, जिसे एन शेल कहते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग बाय इलेक्ट्रॉन, फोर्थ पीरियड में फोर्थ शेल यानी कि एन एनर्जी लेवल जो होता है वो फिल हो होता है इलेक्ट्रॉन से। माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड इंफॉर्मेशन है, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द फोर्थ पीरियड बिकॉज दे ऑल हैविंग 4 इलेक्ट्रॉनिक शेल। माय डियर स्टूडेंट्स, उन एलिमेंट्स को फोर्थ पीरियड में अरेंज किया जाता है क्योंकि फोर्थ पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके टोटल इलेक्ट्रॉनिक शेल कितने होते हैं जी? 4 शेल होते हैं जी। और माय डियर स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट है, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर। ये हाउ का आंसर है जी, ये वाई का आंसर है और ये हाउ का आंसर है। वाई क्यों किए जाते हैं? क्योंकि इन तमाम फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉनिक शेल होते हैं, इसलिए इनको फोर्थ पीरियड में अरेंज किया जाता है। ये हो गया वाई का आंसर। और हाउ कैसे किए जाते हैं? बाय इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर। फोर्थ पीरियड में एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 थे। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ लग गए होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए मैं आपको टास्क ऑफ द डे बताता हूँ जी। माय डियर स्टूडेंट, टास्क ऑफ टुडे आज क्या करेंगे जी? केल्विन स्केल की डेफिनेशन लिखेंगे, एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन लिखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, कोशिश किया करें कि केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट जीरो की जब भी डेफिनेशन आए तो दोनों डेफिनेशन लिख दिया करें, ठीक है जी। इनसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है जी। डिफाइन चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन करेंगे और उसकी फार्मूला लिखेंगे। इस फार्मूला को मैथमेटिकल फॉर्म भी कहते हैं जी। फिर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ लिखेंगे जी चार्ल्स लॉ का। फिर माय डियर स्टूडेंट्स, आप चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन 6 और 7 करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।